हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। अगर आप लोग आज सुबह वाली जीके जैसी क्लास एंड दोपहर वाली हिंदी की क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यार देख लेना। हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है, आज तक की सबसे ज़बरदस्त क्लास हुई है, तो उस क्लास को आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं 160 वाला हमारा पीडीएफ है, 527 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर यानी कि 2012 से 22 तक के आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश कोर्स है ये हमारा, रामबाण नोट्स हैं, कई हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। तो अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग ज़रूर परचेज करिएगा। रिवीजन नोट्स हैं, आप लोग जो आपके पास समय है अभी तैयारी करने का, इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी तैयारी हमारे क्रैश कोर्स से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। स्टार्ट करें क्लास को। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? बताएं, कौन सी वो महिला खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, जो मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? तो वो टेनिस खिलाड़ी हैं मोनिका सेलेस। कौन है? मोनिका सेलेस हैं, ठीक है ना। चलिए, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? अब जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हो रही हैं। कल जीके की मैं ज़बरदस्त क्लास लाऊंगा, ठीक है ना, जीके की। तो आप लोग रेडी रहिएगा। जैसे आज हिंदी की ज़बरदस्त क्लास हुई है, अगर 40 में से अगर आपका रियल में 20 प्रश्न आपका सही हुआ होगा तो आपकी हिंदी की तैयारी बेस्ट है। तो आप लोग जाके आजमाइए आपकी अपनी तैयारी। तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? आर वेंकट रमन है। कौन है? आर वेंकट रमन है, ठीक है। 52 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? बताइए सभी लोग। वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वुडरो विल्सन का नाम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे जो है सुबह का तारा कहा जाता है या भोर का तारा कहा जाता है? बताएं सब लोग, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? बताएं, किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी लोग लाइव हैं सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? कीन्स का उपयोग का मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार जो है स्पष्ट किया जाता है, इसी के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है हमारी क्लास, ठीक है। पूर्ण रोजगार एक स्थिति है जिसमें क्या होती है? बताएं, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है? पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। 56 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। चलिए, यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है और उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छे से प्रश्न को पढ़ा करें, फिर आप लोग जवाब भी अच्छे से दिया करें, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस होती हैं, अब एक भी क्लासेस आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। हर एक क्लास को देखना है आपको। यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है तो उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जो है नगदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा व्रत है इसमें? बताइए भाई, कौन इसमें सबसे बड़ा व्रत है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो इसमें सबसे बड़ा व्रत आपका जो है ये है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। चलिए,
समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण होता क्या होता है? समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड आपका होता है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ रहा है आज की क्लास में। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? बताइए सब लोग, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और इसमें अगर आज आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी तैयारी कला वर्ग की बेस्ट है। ठीक है, बताइए सब लोग, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? समोच्च रेखा नाम है। ठीक है, वैकल्पिक नाम। चलिए, कंटूर रेखाओं का। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है, यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? बताइए भाई, इसका तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छे। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? कि राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस पर आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करता है अपना देश भारत। ठीक है, तो यहाँ पे C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला जो है भाषाई राज्य कहा गया है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ये। ठीक है, आगे चलें। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? बताएं सब लोग। आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? सिक्सटी 64 को जवाब दें तो वो है कानूनी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार। चलिए आगे चलें। बहुत अच्छे। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा? बताएं क्या होगा संवेग? 65 का जवाब दीजिए सब लोग। तो सभी टुकड़ों का जो कुल संवेग होगा डियर वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? बताइए सब लोग। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, बहुत अच्छे। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग। तो GT रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे कौन? बताएं सब लोग। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे कौन? 68 का जवाब दें सब लोग। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे कौन? रणजीत सिंह थे। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का नौ प्रवक्ता था कौन? बताइए सब लोग भाई। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का नौ प्रवर्तक था राजा टोडरमल था। ठीक है, बहुत अच्छे। कि इसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, बिना कहे आप लोग लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी को पता है कि टारगेट है 15 जून से पहले पहले 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है। ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, अब चाहे पहले करवाइए चाहे 15 जून को ही करवाइए, 15 जून से पहले पहले करवाना है, 1 महीने का समय है। तो किसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है? इंदिरा गांधी के
दाह संस्कार के स्थान का नाम जो है शक्ति स्थल रखा गया है। 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार अपनी क्लास में करवा चुका हूँ मैं। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, चीन में है, ठीक है। 71 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याप्ति प्राप्त की थी, बताएं। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याप्ति प्राप्त की थी, तो ये चित्रकारी के क्षेत्र में जो है व्याप्ति प्राप्त किए थे, ठीक है। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से जो है यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए इसमें। तो ये आपका खजुराहो के मंदिर है आपका, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है आपका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप है इसमें, कौन सा नृत्य इसमें शास्त्रीय रूप है, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, तो वो है आपका ये भरतनाट्यम है, ठीक है, बहुत अच्छे। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, 75 को जवाब दें। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो ये पनपी थी हर्ष के शासनकाल में, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, गिद्दा भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट कर लेना आप लोग। तो गिद्दा जो है पंजाब का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो यहाँ पे 76 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी कैसी, ब्राही थी या द्राविड़ थी या हड़प्पा या पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या था, बताइए सब लोग। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या था। प्रथम नगरीय सभ्यता थी और जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। 78 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी, न्याय की जंजीर जो है किसने स्थापित की थी, 79 का जवाब देंगे सब लोग। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी, जहांगीर ने स्थापित की थी, ठीक है। 79 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत्योदय का विचार किसने किया, अंत्योदय का विचार किसने किया भाई, 80 का जवाब दीजिए सब लोग। अंत्योदय का विचार किसने किया, विनोबा भावे ने किया अंत्योदय का विचार। चलिए सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है, बताइए इसमें सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया था, ये सारी चीज़ आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, दो बार क्वालिफाई किया हूँ, सीटेट एंड यूपीटेट एग्ज़ाम को। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आपका एक ही बार में यूपीटेट एंड सीटेट क्वालिफाई हो सके, वो भी 150 में से कम 100+ मार्क्स आए आपका। तो शुक्र इसमें आपका सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह है। 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ये सब सही है आपके, ये आपका नहीं सही है, आर्थिक सुधार से इनका संबंध नहीं है, ठीक है। आगे चलें। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, बताइए सब लोग। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब आयात निर्यात से अधिक हो तभी उत्पन्न होती है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति, ठीक है। चलिए प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, कौन था, बताएं कौन था। बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो वो था भाई चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था कौन, बताएं कौन था प्रथम मुस्लिम शासक। तो वो था बलबन, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये लिखा हुआ है, इसको किसने कहा था, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तब किसने कहा था इसको, कि नॉन विल बिलीव दैट अ मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोल एवर वॉक ऑन द अर्थ, इसको किसने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने,
कहा था, ठीक है। इसको चलिए, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई इसमें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है। फर्स्ट डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच को क्या अंतर है, 4 मिनट है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खैबर पास कहाँ स्थित है, खैबर पास कहाँ स्थित है, ये आपका है पाकिस्तान में। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। बताइए सब लोग। तो 90 का बी वाला अंतर्राज्यीय विवाद आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है तब जब उसे जो है एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन ने निम्नलिखित में से अवधि तक लंबित रखा हुआ अवधि कितनी है। 4 महीने तक, 1 वर्ष तक, 6 महीने, 2 वर्ष तक। तो वह अवधि है 6 महीने तक, ठीक है। चलिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्वाधीनता से पूर्व भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के लिए प्रीवी पर्स की व्यवस्था को संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए कौन सा वो संविधान संशोधन है। तो 26वां संविधान संशोधन आपका, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है जो छपा था। तो वो था आपका जो है द बंगाल गजट, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने पुनर्जीवित किया था। एनी बेसेंट ने पुनर्जीवित किया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी नीग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताएं वो अमेरिकन नेता कौन थे। मार्टिन लूथर किंग थे, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन था। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन था। राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से जो है भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। वो थे सीवी रमन, ठीक है। चलिए, संसद में शामिल हैं कौन कौन। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये शामिल हैं, ठीक है। चलिए, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बताएं कौन निर्णय लेता है इसको। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ये निर्णय लेते हैं। कंटूर काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पर आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। आज की क्लास के बारे में जरूर बताना, अपना स्कोर जरूर बताना। और दोपहर वाली क्लास नहीं देखे हो तो जाके देख लेना आप लोग, बहुत ही हेल्पफुल क्लास हुई है। हर एक प्रश्न को नोट कर लेना, हिंदी के जितने भी 40 प्रश्न में करवाया था, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना रिवीजन आप लोग करते रहें, पढ़ाई आप लोग करते रहें, ठीक है। चलिए।